नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न पूर्व में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आने वाले विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे वो आपका झारखंड एसएससी का सीजीएल हो या जेपीएससी हो या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, उसके लिए यह जो प्रश्न है अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और यह जो सेशन है आज का, न केवल सचिवालय सहायक बल्कि बिहार दरोगा तथा सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह सेशन समान रूप से उपयोगी सिद्ध होने वाला है। यह सेशन आपकी तैयारियों में एक सहायक भूमिका का निर्वाह करेगी। तो आइए आज के इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पूर्व यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप मंथन बाई राहुल सर को डाउनलोड कर आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप एक बार उसे चेक कर सकते हैं। तो आइए आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं हमारे पहले प्रश्न को। प्रश्न है, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? ऑप्शन है आपका गाय का दूध, बी बकरी का दूध, सी स्त्री का दूध या डी उपर्युक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, स्त्री के दूध में लैक्टोज शक्कर की जो मात्रा होती है वह सर्वाधिक होती है। और यह जो दूध होता है यह आपका प्राकृतिक या नेचुरल शुगर है। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक शर्करा का उदाहरण है और इसमें कार्बोहाइड्रेट अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है जिसके कारण इसमें हल्की मिठास भी होती है। और यह जो दूध है यह नवजात शिशुओं के लिए अमृत के समान है तथा उनके पोषण के लिए यह एक संपूर्ण आहार का कार्य करता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि बकरी का दूध जो है इसमें प्रोटीन की मात्रा, बकरी के दूध में प्रोटीन की मात्रा अत्यधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय रोगियों को डैश या फिल इन द ब्लैंक्स ज्यादा नहीं लेना चाहिए। क्या ज्यादा नहीं लेना चाहिए? ऑप्शन है आपका प्रोटीन, वसा, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। वसा जो है वह हृदय रोगियों को ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो वसा है वह शरीर को क्रियाशील बनाए रखने के लिए तथा शरीर को गर्म रखने के लिए अत्यंत ही आवश्यक होती है। लेकिन हृदय रोगी को यह नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि अत्यधिक वसा युक्त पदार्थों के सेवन करने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी और रक्त परिसंचरण, जो हमारा रक्त का प्रवाह है शरीर के अंदर में, तो रक्त परिसंचरण इससे बाधित होता है और रक्त परिसंचरण के बाधित होने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा रक्त परिसंचरण में बाधा उत्पन्न होने से। और वसा की बात करें तो यह मांस और वनस्पति दोनों समूहों से प्राप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त मानव शरीर में वसा प्रोटीन की आवश्यकता को कम करने के लिए भी आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीवन का भौतिक आधार है? ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ए न्यूक्लियस, बी राइबोसोम, सी प्रोटोप्लाज्म और डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि जीवन का भौतिक आधार आपका प्रोटोप्लाज्म है। ध्यान रखिएगा, जीवन का भौतिक आधार कौन है? तो प्रोटोप्लाज्म है, जिसे हम लोग हिंदी में जीव द्रव्य के नाम से भी जानते हैं। प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य के अंदर ही एक कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? तो जीव द्रव्य और प्रोटोप्लाज्म के अंदर होता है। चाहे वो वनस्पति में बनने वाली कोशिका हो या प्राणी जगत की कोशिका हो, दोनों का निर्माण प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। और इसके अंदर जो है कोशिका जीवित रहती है तथा उसमें जो भी मेटाबॉलिज्म की आपका गतिविधियां हो या फिर आपका उसका वृद्धि हो या कोशिका का प्रजनन हो, चलन हो या उत्तेजन हो, ये सभी क्रियाएं जो है जीव द्रव्य के प्रमुख गुण होते हैं। और कोशिका का सारा कार्य जो है वह जीव द्रव्य के अंदर ही
पाया जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोशिका जो होती है वह सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? तो कोशिका होती है, और यह स्वयं से जनन करने या स्वयं से स्वयं को उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। अगला प्रश्न है, पैर के खिंचाव में गर्म जल में नमक मिलाकर पैर डालकर बैठने से सूजन कम हो जाती है। इस घटना का कारण है, कौन सी घटना के कारण पैरों का सूजन कम हो जाता है? जब सूजन के दौरान हम लोग गर्म जल और नमक के पानी में अपना पैर डाल करके बैठते हैं। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है परासरण, दूसरा है प्लाज्मोलाइसिस, तीसरा है ऑप्शन सी आपका दोनों, और डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परासरण की घटना के कारण, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं ऑस्मोसिस की घटना के कारण सूजन युक्त पैर को जब नमक और गर्म पानी के घोल में डालते हैं तो सूजन हमारा घट जाता है। और परासरण होता क्या है? तो भिन्न सांद्रता, ध्यान रखिएगा कि भिन्न सांद्रता जिनका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होगा, भिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाली एक विशेष प्रकार की यह घटना है। और इस घटना में आपका एक पतली पारदर्शक झिल्ली, ध्यान रखिएगा, एक पतली पारदर्शक झिल्ली आवश्यक होती है, जो कि आपका अर्ध पारगम्य होती है। अर्ध पारगम्य झिल्ली की अत्यधिक महत्वपूर्ण अवयव है। अर्धपारगम्य झिल्ली ओस्मोसिस में एक महत्वपूर्ण अवयव है, और इसी के माध्यम से दो भिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच ऑस्मोसिस की घटना होती है। ऑस्मोसिस में आपका कम सांद्रता वाले अणु, ध्यान रखिएगा, कम सांद्रता वाले जो अणु होंगे वो अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अणुओं का गति होता है। और पांव अधिक सांद्रता युक्त एक विलयन हम कह सकते हैं। पांव के अंदर जो भी स्थित है वहां पर सांद्रता मेरा क्या है? अधिक हो जाएगी, और नमक और पानी की जो सांद्रता है वह कम हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑस्मोसिस की घटना के कारण पैरों में सूजन कम होता है। जब सूजन युक्त पैर को गर्म जल एवं नमक के घोल में मिला करके हम लोग डाल करके रखते हैं। अगला प्रश्न है, स्टार्च के जल अपघटन से क्या बनता है? ऑप्शन है आपका ए CO2 और H2O, बी है आपका फ्रुक्टोज, सी है सुक्रोज और डी है ग्लूकोज। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टार्च के जलीय अपघटन से ग्लूकोज का निर्माण होता है। और स्टार्च क्या है? स्टार्च एक आपका बहुलक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। कौन? तो स्टार्च। और इसमें जो बंध होता है वह ग्लाइकोसिडिक बंधों से जुड़ी हुई ग्लूकोज की कई इकाइयां होती हैं। ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ी हुई कई ग्लूकोज की इकाइयां ग्लूकोज में आपस में जुड़ी रहती हैं। और यह जो है आपका एक पॉलीसैकेराइड ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश हरे पौधे के द्वारा यह निर्मित होता है। और मानव शरीर या मानव आहार में सबसे आम कार्बोहाइड्रेट आपका कौन है? तो आपका यह कौन हो जाएगा? तो ग्लूकोज हो जाएगा। और ग्लूकोज का जो मूल स्रोत हम लोग देखते हैं मानव शरीर के लिए वह है गेहूं, आलू, आपका मक्का, आपका मैनियोक, जिसे हम लोग कसावा के नाम से जानते हैं। कसावा, मक्का, आलू और गेहूं में ग्लूकोज की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है। ऑप्शन है आपका ए DNA, बी क्रोमोसोम, सी जीन और डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए DNA। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है? तो DNA होता है। और DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, DNA का फुल फॉर्म होता है।
कोशिका में डीएनए जो है यह आपका क्रोमोसोम के रूप में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, कोशिका में क्रोमोसोम के रूप में डीएनए दिखाई देता है। और आनुवांशिकता का सर्वप्रथम अध्ययन कौन किया था? तो आनुवांशिकता का सर्वप्रथम अध्ययन ग्रेगर जोहान मेंडल के द्वारा किया गया था। और प्रत्येक सजीव प्राणी का जो निर्माण है वह कोशिकाओं के द्वारा ही हुआ है। और इन कोशिकाओं में कुछ गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र या जिसे हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं, या गुणसूत्र पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार के गुणों को माता पिता से लेकर के उनके संतति या बच्चों में आगे बढ़ाते हैं। यानी गुणसूत्र जो होते हैं वह गुणों के वाहक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ियों की विवेचना कीजिए। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, पहला जोड़ी है रॉबर्ट कोच और एंथ्रेक्स बैक्टीरियम, दूसरा जोड़ी है एडवर्ड जेनर और रेबीज का टीका, तीसरा है लुई पास्चर और चेचक का टीका, और चौथा है एमिल वॉन वेहरिंग और परोक्ष रोध क्षमता। अब यहाँ पर जोड़ी को कूट में पहचानना है कि कौन सा जोड़ी हमारा सही है। ऑप्शन ए में दिया गया है केवल 1, बी में दिया गया है 2, 3 और 4, सी में दिया गया है 1 और 4, और डी में दिया गया है 1, 2, 3 और 4, यानी कि सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 4 जो है रॉबर्ट कोच एंथ्रेक्स बैक्टीरियम की खोज किया था, तथा एमिल वॉन वेहरिंग ने परोक्ष रोध क्षमता की खोज की थी। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों आपका जोड़ी सही है। बाकी दो जोड़ियां एडवर्ड जेनर और लुई पास्चर जो है ये दो जोड़ियां यहाँ पर गलत दी गई हैं। तो हुआ क्या है, तो एडवर्ड जेनर चेचक के टीके की इन्होंने खोज की थी और इसके लिए इन्हें इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है। किसे? तो एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। और एमिल वॉन वेहरिंग ने परोक्ष रोध क्षमता की खोज की थी, जिसके लिए इन्हें 1901 ईस्वी का पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार 1901 में एमिल वॉन वेहरिंग को प्रदान किया गया था। और एमिल वॉन वेहरिंग को बच्चों के रक्षक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। वहीं लुई पास्चर के द्वारा पास्चुराइजेशन की खोज की गई थी और इसके अतिरिक्त इन्होंने किन्वन और रेबीज के टीके की खोज की थी। ध्यान रखिएगा, लुई पास्चर के द्वारा पास्चुराइजेशन और किन्वन के अतिरिक्त रेबीज के टीके की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपका दिया गया है फिजियोलॉजी, बी एनाटॉमी, सी बायोकेमिस्ट्री और डी डर्मेटोलॉजी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानव त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। और इसे हिंदी में हम लोग त्वचा विज्ञान भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, डर्मेटोलॉजी को त्वचा विज्ञान भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत त्वचा के अतिरिक्त नाखून, बाल का अध्ययन और इनमें होने वाले विभिन्न रोगों का अध्ययन किया जाता है। वहीं एनाटॉमी जो है आपका, यह शरीर विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। शरीर विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो एनाटॉमी कहलाएगा। वहीं फिजियोलॉजी जो है शरीर के कार्यकी या मेटाबॉलिज्म का अध्ययन किया जाता है। और बायोकेमिस्ट्री में आपका जैव रसायन का अध्ययन किया जाता है, जिसमें रसायन विज्ञान के साथ साथ आपका जैविक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जैव रसायन में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जैव रसायन में आपका रसायन विज्ञान के साथ साथ जैविक क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे शुद्धतम एंजियोस्पर्म है। ऑप्शन है आपका यूट्रिकुलारिया, बी है वुल्फिया, सी है आर्बिडोप्सी और डी है सेरेटोफाइलम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वुल्फिया को क्या माना गया है? सबसे शुद्धतम एंजियोस्पर्म। सबसे शुद्धतम एंजियोस्पर्म कौन सा है? तो वुल्फिया है।
और विश्व का सबसे छोटा पौधा, विश्व का सबसे छोटा पौधा कौन है? तो वह आपका बुल्फिया है। और वर्तमान समय की यदि हम लोग बात करें तो मानवीय हस्तक्षेप के कारण अब यह विलुप्ति की कगार पर है। और यह पौधा जो है आपका पानी में मौजूद विभिन्न प्रकार के विषैले तत्वों को समाप्त करके अशुद्ध जल को शुद्ध करता है। ध्यान रखिएगा, बुल्फिया के द्वारा ही पानी में मौजूद विषैले तत्वों को साफ करके अशुद्ध जल को शुद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न है, आंख की संरचना में निम्न स्तर पाए जाते हैं। कौन कौन सा स्तर है? पहला आपका दिया गया है नेत्र श्लेष्मा, दूसरा है आपका रजित पटल, तीसरा है दृष्टि पटल और चौथा है श्वेत पटल। तो यहाँ इस कूट में आंसर देना है कैसे? तो बाहर से अंदर की ओर जाते हुए आंख की संरचना का हमें सही क्रम बताना है। ऑप्शन दिया गया है आपका 4 में, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले कौन होगा? तो हमारा चौथा श्वेत पटल सबसे पहले होता है, उसके बाद हमारा नेत्र श्लेष्मा का स्थान आता है, उसके पश्चात रजित पटल और अंत में दृष्टि पटल का स्थान आता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क ज्वर किसके कारण होता है? वह है ए कुत्ता, बी जीवाणु, सी विषाणु और डी सुअर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क ज्वर जो है वह जीवाणु के कारण होता है। मस्तिष्क ज्वर जीवाणु के कारण होता है और यह जो है आपका, इसे हम लोग मेनिंजाइटिस, ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क ज्वर को मेनिंजाइटिस भी कहा जाता है, जो एक संक्रामक रोग है। और यह जो रोग है यह मूल रूप से किनाइसीरिया मेनिंजाइटिस नामक एक जीवाणु से होता है। किनाइसीरिया मेनिंजाइटिस नामक जीवाणु से कौन रोग होता है? तो मस्तिष्क ज्वर या मेनिंजाइटिस होता है। इसे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग गर्दन तोड़ बुखार भी कहा जाता है। और मानव में यह रोग धान के खेतों में तेजी से फैलने वाले क्यूलेक्स मच्छर, याद रखिएगा क्यूलेक्स मच्छर तथा सुअरों के माध्यम से क्यूलेक्स मच्छर और धान के खेत में फैलने वाले, ध्यान रखिएगा, धान के खेत में फैलने वाले क्यूलेक्स मच्छर और सुअरों के माध्यम से यह मनुष्य में फैलता है। इस ज्वर का जो सबसे प्रमुख लक्षण है कि इसमें आपका तेज बुखार आएगा, तेज बुखार के साथ साथ तेज सिर दर्द और आपका जी मिचलाना या उल्टियां इसमें अत्यधिक आती हैं। तो यह आपका प्रमुख लक्षण है मेनिंजाइटिस का। अगला प्रश्न है, टर्नर सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम की संख्या है। ऑप्शन आपका दिया गया है 46, 48, 45 और 60। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। टर्नर सिंड्रोम के लिए जो उत्तरदायी क्रोमोसोम की संख्या या गुणसूत्र की संख्या है वो कितनी है? 45। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मानव में कितनी जोड़ी? तो 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। और टर्नर सिंड्रोम में रोगी के शरीर में 46 के जगह एक कम 45 क्रोमोसोम ही उपस्थित रहते हैं। और टर्नर सिंड्रोम से मूल रूप से महिला पीड़ित होती है, ध्यान रखिएगा, टर्नर सिंड्रोम से मूल रूप से महिला पीड़ित होती है। और पीड़ित महिला में एक एक्स गुणसूत्र, ध्यान रखिएगा, एक एक्स गुणसूत्र जो आखिरी गुणसूत्र होता है वह नहीं पाया जाता है। और इसके कारण उस महिला के शरीर में केवल 45 की संख्या में ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? तो महिला के गर्भ धारण करने की जो क्षमता होती है वह समाप्त हो जाती है, या महिलाओं के गर्भ धारण की क्षमता नहीं रहती है। किसके कारण? तो टर्नर सिंड्रोम के कारण। अगला प्रश्न है, हेस्पेरिडियम का एक उदाहरण है। ऑप्शन आपका दिया गया है केला, अमरूद, नींबू और अंगूर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। हेस्पेरिडियम का उदाहरण नींबू है। और हेस्पेरिडियम बेसिकली है क्या? तो यह एक संशोधित बेरी है, ध्यान रखिएगा, हेस्पेरिडियम क्या है? एक संशोधित बेरी है जो एकल अंडाशय से उत्पन्न होती है और
सिट्रस कुल के जो भी पौधे हैं, जैसे आपका हो गया संतरा, नींबू आदि, ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो हेस्पेरिडियम के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पौधे का प्रयोग पीलिया का उपचार में होता है? ऑप्शन है आपका हिबिस्कस, बी मूसा, सी एक्लिप्टिक और डी क्रोटालारिया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि पीलिया रोग के उपचार में एक्लिप्टिक का उपयोग किया जाता है। और एक्लिप्टिक को हम लोग भृंगराज, ध्यान रखिएगा, एक्लिप्टिक को हम लोग भृंगराज या कहीं कहीं पर भांगड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और भारतीय चिकित्सा पद्धति जिसे हम लोग आयुर्वेद के नाम से जानते हैं, आयुर्वेद में भृंगराज का उपयोग पीलिया या जॉन्डिस रोग के उपचार में किया जाता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि भृंगराज का जो स्वाद होगा वह कड़वा होगा, तीखा होगा और सूखा होगा। इंग्लिश में इसे हम लोग भृंगराज को फॉल्स डेजी कहते हैं, फॉल्स डेजी कहा जाता है। किसे? तो भृंगराज को। वहीं इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है एक्लिप्टा एल्वा, एक्लिप्टा एल्वा इसका वैज्ञानिक नाम है। और यह ऑस्टेरेसी कुल का पौधा है। भृंगराज ऑस्टेरेसी कुल का पौधा है और यह वैसे स्थानों पर उगता है जहां पर नमी की मात्रा अधिक होती है, यानी नमी वाले जगहों पर भृंगराज हमेशा उगता है। अगला प्रश्न है, मेंडल अपने शोध के लिए जिस पौधा का प्रयोग किया था वह था, कौन सा पौधा था? तो वह पौधा आपका सी मटर का पौधा था। ध्यान रखिएगा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का उपयोग किया था। और यहाँ पे मैं एक आपका फैक्ट है उसे बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ में कि हुआ क्या था कि मेंडल ने 1856 तक अपने इस अनुसंधान के लिए मटर के लगभग 10,000 पौधे इन्होंने बोए थे और उन सभी 10,000 पौधों का मेंडल ने प्रेक्षण किया था और अपने आनुवांशिकता से संबंधित जो सिद्धांत थे उसका प्रतिपादन किया था। अब इसका रीजन क्या था कि इन्होंने केवल मटर को ही चुना, क्योंकि मटर जो है आसानी से यह उग जाती है और इसकी जो उम्र होती है, मटर की जो उम्र होती है यह काफी छोटी होती है। और मेंडल को काफी पीढ़ियों का 3, 4, 5, 10 पीढ़ी का अध्ययन करना था, इसलिए उन्होंने इस मटर के पौधे का उपयोग किया था ताकि यह आसानी से उग भी जाए और इसकी उम्र भी कम हो और उन्हें अपने शोध को पूरा करने में कम समय लगे। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में उपस्थित तत्व है, कौन सा तत्व है? तो ए तांबा, बी जस्ता, सी एल्यूमिनियम, डी मैग्नीशियम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरोफिल में उपस्थित तत्व कौन सा है? तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है और मैग्नीशियम एक रासायनिक तत्व है और जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो वह है 12 और ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीशियम का कितना होता है? तो यह होता है +2, ध्यान रखिएगा। और यह कैल्शियम और बेरियम की तरह एक क्षारीय धातु है, कैल्शियम और बेरियम की तरह यह एक एल्केलाइन या क्षारीय धातु है। और मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में 50% उपस्थित जो मैग्नीशियम है, मानव शरीर में जो 50% उपस्थित मैग्नीशियम है वह अस्थि मज्जा, ध्यान रखिएगा, वह अस्थि मज्जा एवं हड्डियों में पाया जाता है। और क्लोरोफिल के माध्यम से ही पौधों की जो पत्तियां हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। पौधों की पत्तियां क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। किसके माध्यम से? तो क्लोरोफिल के माध्यम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रकाशानुवर्तन या फोटोट्रॉपिज्म से जुड़ा हुआ है? फोटोट्रॉपिज्म से कौन जुड़ा हुआ है आपका? तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी है आपका किनेटिन और डी है विटामिन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाशानुवर्तन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। आखिर प्रकाशानुवर्तन या फोटोट्रॉपिज्म क्या है? यदि आप लोग कहीं घने जंगल में गए होंगे तो वहां उस घने जंगल में जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऊपर की ओर या
प्रकाश की दिशा की ओर बढ़ते हैं। ये गौर कीजिएगा, प्रकाश की दिशा की ओर ये बढ़ते हैं। और प्रकाशानुवर्तन को इसीलिए कहा जाता है कि किसी जीव की ऐसी वृद्धि जो प्रकाश से प्रभावित हो, और यह जो घटना है यह सर्वाधिक आपका पौधों में देखी जाती है। और अक्सर सूर्य की ओर पेड़ पौधे जो हैं ये लगातार बढ़ते चले जाते हैं। पौधों के अलावा फोटोट्रॉपिज्म जो है आपका वह फफूंद में भी देखा जाता है। फोटोट्रॉपिज्म पौधों के अलावा फफूंद में भी देखा जाता है। एक अन्य तथ्य है कि जब प्रकाश की ओर पौधे बढ़ते हैं तो उसे धन प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, यानी धनात्मक दिशा की ओर बढ़ रहा है। और प्रकाश के विपरीत दिशा में यदि पेड़ पौधों में वृद्धि देखी जाती है तो इस घटना को ऋण प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न है, आरएनए का मुख्य कार्य है। ऑप्शन है आपका कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, बी है लिपिड संश्लेषण, सी है प्रोटीन संश्लेषण और डी कोई विशेष कार्य नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन संश्लेषण। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर आपका बी के जगह ऑप्शन सी होगा। प्रोटीन संश्लेषण आरएनए का मुख्य कार्य होता है। ये एनिमेशन आपका गलत जगह लग गया है, ये आंसर नहीं होगा। लिपिड संश्लेषण नहीं होगा, क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण होगा। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड किसका फुल फॉर्म होता है? तो आरएनए का। और आरएनए का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो जीन को सुचारू बनाना, उनकी प्रतियां, जीन की प्रतियां तैयार करना और विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों को जीन के साथ में जोड़ना। उल्लेखनीय तथ्य है कि जो आरएनए है आपका वह कई प्रकार के होते हैं, जिसमें प्रमुख है पहला आपका राइबोसोमल आरएनए आपका एक होता है, आपका टी आरएनए एक होता है आपका mRNA। तो ध्यान रखिएगा, tRNA आपका ट्रांसफर आरएनए है और mRNA मैसेंजर आरएनए है जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा जलीय वनस्पति जलोदभिद नहीं है? ऑप्शन है आपका ए रननकुल्स, बी है पिस्टिया, सी है कमल और डी है कैजुरीना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैजुरीना जलोदभिद नहीं है। ध्यान रखिएगा, कैजुरीना जलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित नहीं है। और जलोदभिद वैसे पौधे होते हैं जो जल में रहने के लिए अनुकूलित हो चुके हैं। इन्हें हम लोग हाइड्रोफाइट्स, जल में रहने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स, या इसे मैक्रोफाइट्स भी कहा जाता है। जल में रहने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट्स या मैक्रोफाइट्स भी कहा जाता है, जो पानी में या उसके आसपास उगता है और या तो वह उभरा हुआ रहेगा या जलमग्न या तैरता हुआ रहता है। वैसे पौधे जो मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग मरूदभिद या जेरोफाइट्स के नाम से जानते हैं। और ये पौधे मूल रूप से गर्म, शुष्क और कम पानी वाले स्थानों में रहने को अनुकूलित हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता का जनक है कौन है? तो ऑप्शन ए दिया गया है मेंडल, बी है ह्यूगो डिब्रीज, सी है रॉबर्ट हुक और डी है लिनियस। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकता के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं और इन्होंने मटर के पौधों पर शोध करके आनुवांशिकता का नियम दिया था। वहीं ह्यूगो डिब्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिया था? तो ह्यूगो डिब्रीज ने दिया था। और उसके अनुसार जो उत्परिवर्तन होता है किसी भी जीव में वह वंशानुगत होता है। किसी भी जीव में जो उत्परिवर्तन होगा वह वंशानुगत होगा और क्रमिक पीढ़ियों तक यह परिवर्तन बना रहता है। वहीं रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। और इन्होंने बताया था कि जीवन की जो बुनियादी इकाई है वह कौन है? कोशिका है। ध्यान रखिएगा, जीवन की बुनियादी इकाई कौन है? कोशिका है। यह तथ्य बताने वाले रॉबर्ट
हुक थे। वहीं लीनियस को हम लोग द्विपद नामाकरण जीवों के द्विपद नामाकरण के लिए जानते हैं और इन्हें आधुनिक वर्गीकी का पिता भी आधुनिक वर्गीकी के पिता के रूप में भी हम लोग जानते हैं। किसे? तो कैरोलस लीनियस को। अगला प्रश्न है, कौन सा पौधा दूसरे पेड़ की शाखाओं पर उगता है? ऑप्शन है आपका ए साइकस, बी हाइड्रिला, सी केलोट्रोपिस और डी आर्किड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्किड दूसरे पेड़ की शाखाओं पर उगता है। और भारत की बात करें तो आर्किड जो है वह आपका हिमालय, आपका खासी, जयंतिया या आपका पश्चिमी घाट की पर्वतों में यह प्रमुखता से यह पौधा पाया जाता है। और यह एक ऐसा पौधा है जो दूसरे पेड़ की शाखाओं पर उगता है और इसे हम लोग मृत भोजी भी कहते हैं। और आर्किड में आपका पर्णहरित, जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, पर्णहरित या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और यह पूर्ण रूप से दूसरे पौधों पर भोजन के लिए आश्रित होता है। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? ऑप्शन है आपका ए रक्त प्लाज्मा, बी है आरबीसी, सी है डब्ल्यूबीसी और डी है थ्रोम्बोसाइट। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आरबीसी, ऑप्शन बी। रक्त में पाया जाने वाला जो आरबीसी है वह शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। और आरबीसी रक्त या जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उसका नाम क्या है? तो एरिथ्रोसाइट्स। ध्यान रखिएगा, आरबीसी की जो कोशिका है उसे हम लोग या आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। और आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में होता है। जबकि भ्रूणावस्था में, ध्यान रखिएगा, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण या तो प्लीहा में होगा या यकृत में होगा। इसके अतिरिक्त प्लीहा और यकृत में ही आरबीसी की मृत्यु होती है। इसीलिए प्लीहा और यकृत को आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो प्लीहा और यकृत को कहा जाता है। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन, आरबीसी में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसमें हीम नामक एक रंजक होता है, हीम नामक रंजक होता है और ग्लोबिन नामक एक लौह प्रोटीन होता है, लौह प्रोटीन होता है। कौन सा? तो ग्लोबिन लौह प्रोटीन आपका हीमोग्लोबिन या आरबीसी में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला जो ग्लोबिन लौह प्रोटीन है यही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के साथ संयोग करता है और संयोग करके रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य है कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला जो लौह यौगिक होता है, एक लौह यौगिक होता है, वह आपका, उसे हम लोग हीमैटिन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यह हीमैटिन के नाम से जानते हैं। और शरीर में जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो इस कमी को ही हम लोग क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन थायरॉक्सिन के स्राव हेतु गल ग्रंथि को उत्तेजित करता है? ऑप्शन है आपका TSH, बी है ACTH और सी है LTH, डी है FSH। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, TSH हार्मोन जो है थायरॉक्सिन के स्राव हेतु गल ग्रंथि को उत्तेजित करता है या गला की ग्रंथि को उत्तेजित करता है। TSH का फुल फॉर्म क्या होता है? तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसे हम लोग क्या कहते हैं? TSH कहते हैं। और इसके द्वारा ही TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा शरीर की ऊर्जा का उपयोग करने की दर को नियंत्रित किया जाता है। और इसका जो निर्माण है, TSH का निर्माण कहाँ पे होगा? तो यह आपका मस्तिष्क में जो स्थित है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि या पिट्यूटरी
ग्लैंड TSH का निर्माण पिट्यूटरी ग्रंथि में होता है। और थायराइड ग्रंथि से, ध्यान रखिएगा, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो यह आपका थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन और आपका ट्रायोडोथायरोनिन, ट्रायोडोथायरोनिन, ये दो हार्मोन जो हैं ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होते हैं। और थायरॉक्सिन की कमी से जो होने वाला रोग है यह है आपका जड़ मानवता। जड़ मानवता एक रोग है जिसे हम लोग, या बच्चों में यह रोग होता है जिसे हम लोग क्रेटेनिज्म के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त मिक्सीडमा आपका हो गया, आपका हाइपरथायरॉयडिज्म नाम का रोग हो गया। इसके अतिरिक्त हम लोग घेंघा रोग जानते ही हैं। थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है, घेंघा रोग हो जाता है। मिक्सीडिमा जड़ मानवता जिसे क्रेनेटिज्म कहा जाता है, और हाइपरथायरॉयडिज्म किसी कमी से होता है, तो थायरॉक्सिन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है। ऑप्शन है आपका ए प्रकाश संश्लेषण करना, बी है आपका हार्मोन उत्पन्न करना, सी है ऊर्जा उत्पन्न करना, और डी है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कोशिका में राइबोसोम का जो कार्य है वह है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। और राइबोसोम अणु जो है आपका एमिनो अम्ल को जोड़ते हैं। एमिनो अम्ल को कौन जोड़ता है, तो वह जोड़ता है आपका राइबोसोम अणु। और यह जो है विभिन्न प्रोटीन को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के संयोजनों में प्रोटीन संरचनाओं का क्या करता है, एक ब्लॉक का निर्माण करता है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनते हैं। यह जो प्रोटीन ब्लॉक्स का निर्माण होता है वह mRNA के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, मरुस्थल के पौधों के लिए अधिक संभावना है कि, ऑप्शन क्या है, तो पत्तियां बड़ी और चौरस, बी है जड़ें छोटी हों, सी है पत्तियां छोटी हों, और डी है अधिक संख्या में स्टोमाटा हो। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि मरुस्थल के पौधों के लिए सर्वाधिक संभावना है कि पत्तियां छोटी होनी चाहिए। अगर पत्तियां बड़ी होंगी तो बाष्पोत्सर्जन, ध्यान रखिएगा, बाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। और रेगिस्तानी पौधे जो होते हैं वह कांटेदार, उनमें पत्तियां जो होती है वह कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए मरुस्थलीय पौधे कांटेदार होते हैं। और कांटेदार सतह के कारण यहाँ से बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होगी यह क्या होगी, यह क्रिया कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त मरुस्थलीय पौधों की जो पत्तियां होती हैं वह चिकनी एवं चमकीली होती हैं, वह चिकनी एवं चमकीली होती हैं, जिसके कारण यह अत्यधिक ऊर्जा को क्या करती है, परावर्तित कर देती है। और पौधों को ठंडा रखने में, ध्यान रखिएगा, पौधों को ठंडा रखने में यह चिकनी और चमकीली जो पत्तियां होती हैं यह सहायक भूमिका निभाती हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है। ऑप्शन है आपका ए मलेरिया, बी हैजा, सी कैंसर, और डी एंथ्रेक्स। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैंसर एक संक्रामक रोग नहीं है। कैंसर है क्या, तो शरीर में अन्य कोशिकाओं की असामान्य और कोशिका की क्या है, असामान्य और अनियंत्रित वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, तो कैंसर कहते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सजीवों और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर है, ये है, ऑप्शन आपका दिया गया है, क्या है, तो जीवाणु, बी फंगी, सी विषाणु, और डी शैवाल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाणु एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा के बीच में स्थित है। अब यह निर्जीव कैसे है, यदि विषाणु जो है आपका स्वतंत्र अवस्था में रहता है तो यह क्या है, निर्जीव है। वहीं यदि यह किसी पशु या पौधे या मनुष्य के शरीर में जब प्रवेश, या किसी भी जीवधारी के शरीर में जब कोई विषाणु प्रवेश कर जाता है तो वह सजीव
ऑर्गेनिज्म ऐसा बिहेव करने लगता है और इसमें द्विगुणित जनन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और जीवधारियों को यह नुकसान पहुंचाता है। इसके कारण ही मनुष्य, जानवर और पौधों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है आपका ए यकृत, बी पित्ताशय, सी कॉर्निया और डी आंत। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉर्निया। कॉर्निया कहाँ पाया जाता है? तो कॉर्निया आपका आंख में पाया जाता है। और यकृत, पित्ताशय और आंत ये सभी क्या है? पाचन तंत्र का हिस्सा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे ही हम लोग भोजन को मुंह में डालते हैं तो पाचन क्रिया वहां से प्रारंभ हो जाती है और यह आंतों तक जारी रहती है। अगला प्रश्न है, अस्थि का एक मुख्य खनिज है। ऑप्शन है आपका ए कैल्शियम, बी आपका मैग्नीशियम, सी आपका फेरस या लोहा और डी आपका सल्फर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि अस्थि का सबसे प्रमुख खनिज तत्व कौन सा है? तो वह है आपका कैल्शियम। और ध्यान रखिएगा, कैल्शियम जो है आवर्त सारणी के दूसरे मुख्य समूह का धातु तत्व है, एक धातु तत्व है और यह क्षारीय मृदा धातु है और जीव जंतुओं के लिए कैल्शियम अत्यंत ही आवश्यक होती है। क्योंकि जितने भी जीव जंतु होते हैं जिसमें अस्थि या हड्डियां पाई जाती हैं, यह अस्थि और हड्डी का निर्माण किससे होता है? तो वह कैल्शियम से होता है। खाने योग्य जो कैल्शियम है वह हमें दूध सहित कई अन्य प्रकार के खाद्य पदार्थों से प्राप्त हो जाती है और खान पान के अतिरिक्त जो कैल्शियम है उसका जो प्रयोग है वह औद्योगिक इस्तेमाल में भी होता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि शुद्ध रूप की बात करें तो शुद्ध रूप में कैल्शियम चमकीले रंग का होता है। ध्यान रखिएगा, शुद्ध रूप में कैल्शियम कैसा होता है? तो चमकीले रंग का होता है। अगला प्रश्न है, बीजों के अंकुरण में कौन सा महत्वपूर्ण कारण नहीं होता है? ऑप्शन है आपका ए हवा, बी नमी, सी उपयुक्त तापमान और डी सूर्य की रोशनी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीजों के अंकुरण के लिए हवा कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं होता है। इसके अतिरिक्त आपका नमी, उपयुक्त तापमान और सूर्य की रोशनी के साथ में जल, आपका ऑक्सीजन और गर्मी, जिसे हम लोग उपयुक्त तापमान ही कहते हैं, गर्मी की आवश्यकता होती है। किसके लिए? तो बीजों के अंकुरण के लिए। और बीजों के अंकुरण के लिए जो तापमान होना चाहिए वह 25 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए और इस तापमान में ही बीजों का अंकुरण होता है। तो आज का जो MCQ टेस्ट सीरीज का सेशन था यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से भी आप लोगों को उपयोगी जानकारियां प्राप्त हुई होंगी तथा लाभ प्राप्त हुआ होगा। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।